सीतापुर गांव में एक छोटा सा घर था माधुरी का। वो अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी। बड़े बेटे मोहन की शादी एक गरीब घराने की लड़की रज्जो से हुई थी और छोटा बेटा अर्जुन अभी पढ़ाई कर रहा था। हे भगवान, एक तो तू गरीब, ऊपर से ये बेस्वाद चाय। अरे कितनी बार कहूँ, मेरी चाय में थोड़ा चीनी ज्यादा डाल दिया कर। अब क्या हो गया माँ? क्यों सुबह सुबह बेचारी को सुना रही हो? तू क्या समझे मेरा दर्द। इस फक्कड़ को एक फूटी कौड़ी दहेज नहीं मिला, ऊपर से ये काम भी सब उल्टा पुल्टा करती है। देख तो कैसी बेस्वाद चाय बनाई है। पर माँ जी, ज्यादा चीनी आपके लिए सही नहीं है, वैद्य जी ने कहा था। हाँ माँ, सही तो कह रही है वो। बड़ा आया सही तो कह रही है वाला, जोरू का गुलाम। अरे इस भिखारन को तलाक क्यों नहीं दे देता? मुखिया जी को बड़ा पसंद है तू। तेरी शादी उनकी बेटी से करवाऊंगी, बहुत पैसा मिलेगा। अरे राज करेंगे राज। माँ, तुम भैया से तो ये उम्मीद लगाना छोड़ ही दो, क्योंकि इन्हें तो गए गुजरे लोग ही पसंद आते हैं। तुम बस 1 साल का इंतजार करो। मैं इंजीनियर बनते ही एक पढ़ी लिखी और बहुत पैसे वाली बहू लाऊंगा और वो हमें माला माल कर देगी। देखना माँ, फिर हमारी गरीबी कैसे दूर होती है। हाय तेरे मुंह में घी शक्कर। भगवान करे तुझे अमीर पत्नी मिले और मुझे अमीर बहू रानी। माधुरी बहुत लालची थी। उसे अपने बेटों के लिए अमीर घराने की बहुएं चाहिए थी, जिनका दहेज उसकी गरीबी मिटा सके। लेकिन मनोज ने गरीब रज्जो को चुना, जिस वजह से माधुरी उसे खूब जली कटी सुनाती है। अरे रज्जो बहन, इतने सारे कपड़े और बर्तन, रात को दावत की थी क्या? तुझे क्या काम नहीं करेगी क्या वो? दिन भर पालने में झुलाती रहूं क्या इसे? तू अपने काम पर ध्यान दे। ठीक है, चिल्लाती क्यों हो? वैसे भी मैं सब जानती हूँ। बेचारी गरीब है, दहेज नहीं लाई, इसलिए इतना सताती हो ना उसे। पर वो सब देख रहा है। कौन वो? ऊपर वाला। देखना एक दिन इसी बहू को याद करोगी। यूं समय गुजरने लगता है और 1 साल बाद अर्जुन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर घर लौटता है। माँ, ओ माँ, अरे जल्दी बाहर आओ माँ, मैं पास हो गया और मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिली है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बड़ी कंपनी में नौकरी मतलब अब तो अमीर बहू मिल ही जाएगी। हाँ माँ, जरूर मिलेगी, पर फिलहाल अपना सामान बांधो क्योंकि हम शहर जा रहे हैं। कंपनी की तरफ से घर मिला है, तो अब से हम वहीं रहेंगे। क्या सच में? ये तो दोनों हाथ में लड्डू वाली बात हो गई। मैं अभी सामान बांधती हूँ। हाँ, और मैं भी रज्जू को भी कह देता हूँ, वो भी अपना सामान बांध लेगी। भैया आपको चलना है तो चलो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन उस गवार को लेके नहीं जाऊंगा। आखिर शहर में मेरी भी कोई इज्जत होगी, वहां उस गवार भिखारन का क्या काम है भला? मोहन जोर से अर्जुन पर चिल्लाता है। भाभी है तुम्हारी वो, और भिखारन नहीं है। तुम्हें नहीं ले जाना है तो मत ले जाओ, लेकिन रज्जो के बारे में अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। आय हा, बड़ा आया देखो तो। अरे तू यहीं सड़ उस भिखारन के साथ। तू चल बेटा। माधुरी मोहन और रज्जो को छोड़ अर्जुन के साथ शहर चली जाती है। शहर में अर्जुन काम करने लगता है, जहां उसकी मुलाकात सिया से होती है, जो कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी थी। एक दिन बारिश में सिया की गाड़ी खराब हो जाती है और वो सड़क पर भीग रही होती है, पर तभी वहां अर्जुन अपनी बाइक से पहुंचता है। हाय मैम, अगर आपको मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, पर मैं मत बोलो, सिया बोलो। और बस गाड़ी खराब हो गई है, बारिश भी बहुत है। तुम मुझे अगर मेरे घर तक पहुंचा दो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, पर मेरे पास कार नहीं है, बाइक है। तो बाइक पर मैं बैठ नहीं सकती क्या? इस तरह अर्जुन सिया को घर ड्रॉप करता है और दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। और फिर एक दिन, अर्जुन, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सिया की ये बात सुन अर्जुन खुशी से झूम उठता है। माधुरी भी इस रिश्ते के लिए फट से मान जाती है और दोनों की धूमधाम से शादी करवाई जाती है। लेकिन रज्जू और मोहन को नहीं बुलाया जाता। और फिर गृह प्रवेश वाले दिन, माँ जी, हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है, तो ज्यादा कुछ तो पापा नहीं कर पाए। बस ये 5 करोड़ रुपए आपके और अर्जुन के लिए दिए हैं, छोटा सा गिफ्ट है। 5 करोड़? 5 करोड़ का नाम सुनते ही माधुरी बेहोश हो जाती है। माँ, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, 5 करोड़ का नाम पहली बार सुना है। मैंने तो ठीक से 1 लाख भी नहीं देखे।
यहाँ तो 5 करोड़ आए हैं। माँ अब आदत डाल लो क्योंकि तुम करोड़पति बन गई हो। इस तरह माधुरी को अमीर बहू मिल जाती है। और फिर अगली सुबह, माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हैं आप? अरे थोड़ा चाय पिला दीजिए। और कितना सोएंगी? क्या? मैं चाय बनाऊंगी? क्यों नहीं बनाएंगी? अरे मैंने पूरे 5 करोड़ रुपए दिए हैं। किस लिए दिए हैं? ऐश करने के लिए क्या? सिया, ये तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? 1 मिनट, ऊंची आवाज में कोई मुझसे बात करे ये मुझे पसंद नहीं। तो आवाज नीचे, और जल्दी तैयार हो जाओ, मीटिंग है हमारी। अर्जुन सिया के सामने कुछ नहीं बोल पाता और सिया माधुरी पर हुक्म चलाने लगती है। अब रोज का यही नाटक था। सिया 5 करोड़ का हवाला देकर माधुरी को पूरा पूरा दिन काम में लगाए रखती थी। माँ, क्या हुआ? शरीर तप रहा है, लगता है बुखार है। कोई बुखार वुखार नहीं है, सब ड्रामा है बुढ़िया का। एक तो काम नहीं करती, ऊपर से बहाने बनाती है। सुनो अर्जुन, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अगर 5 मिनट में तुम ऑफिस नहीं पहुँचे ना, तो नौकरी से बाहर कर दूंगी, क्योंकि आज भी तुम मेरे ही एम्प्लॉय हो। अर्जुन माधुरी को छोड़कर ऑफिस के लिए तैयार होता है और सिया के साथ ऑफिस चला जाता है। इधर माधुरी बेचारी बुखार से तड़पने लगती है कि तभी घर की डोरबेल बजती है। कौन है? आ रही हूँ, रुको जरा। रज्जो। इतना कहते ही माधुरी बेहोश हो जाती है। रज्जो और मोहन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उसका इलाज होता है। माँ जी, कैसी हैं आप? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरी बच्ची, तू क्यों माफी मांग रही है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। करोड़पति बहू के ख्वाब बुनते बुनते मैंने तो तुझे नजरअंदाज ही कर दिया, पर आज समझ आ रहा है करोड़पति बहू होने से कुछ नहीं होता। बहू तो करोड़ों में एक होनी चाहिए, जो तू है। तू मुझे माफ कर दे और ले चल मुझे अपने साथ गाँव। मुझे नहीं रहना सिया बहू के साथ। वो अपने पैसों के घमंड में इतनी चूर है कि मुझे नौकरानी बना दिया। उसे मुझ पर तरस भी नहीं आता। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है माँ जी, सब मेरा ही कसूर है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अर्जुन की पत्नी ने माँ के साथ ये सब किया, इसमें तुम्हारा क्या दोष? इतने में पीछे से सिया आती है। मैं बताती हूँ, दरअसल रज्जू मेरे बचपन की सहेली है। हम दोनों पड़ोसी थे और सीतापुर गांव में ही रहते थे। लेकिन फिर मेरे पापा शहर आ गए, यहाँ उन्होंने बिजनेस शुरू किया और हम अमीर बन गए। लेकिन फिर एक दिन मैं सीतापुर गई और वहाँ रज्जू से मिली। उसकी हालत देख समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब उसने मुझे बताया कि आप उस पर कितने जुल्म करती हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और बस आपको और अर्जुन को सबक सिखाने के लिए मैंने अर्जुन से शादी की। मतलब तुम दोनों जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही थी? हाँ माँ जी, माफ कर दीजिए, पर ये जरूरी था। मैं बताना चाहती थी कि किसी की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती। अरे रज्जू तो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, पर आपने उसके साथ ऐसा किया सिर्फ पैसों के लिए। पर मैंने भी कुछ ज्यादा ही सताया है आपको। ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया। नहीं बेटा, इन्होंने बिल्कुल सही किया। अगर सिया बहू मेरे साथ ये सब नहीं करती तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरी रज्जू तो करोड़ों गुणों से भरपूर है। अब से मैं कभी तुझे नहीं सताऊंगी, ना तुझे परेशान करूंगी। अब से तू ही मेरी लाडली बहू है। और मैं माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए ना, और मुझे भी अपना लीजिए। और मुझे भी माँ, मैंने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, माफ कर दो मुझे। मैंने सबको माफ कर दिया, पर अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, वापस अपने गांव लौट चलेंगे। हाँ, और आज ही चलेंगे। इस तरह माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोनों बहुओं बेटों के साथ वापस गांव लौट जाती हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। बल्लू एक हट्टा कट्टा नौजवान है। वो दिखने में काफी हैंडसम और बलवान है और गांव के ही सेठ महेंद्र के घर नौकरी करता है। बल्लू बेटा सुन तो, नाश्ता करता जा, वरना आज फिर देर हो गई तो कुछ खा नहीं पाएगा। माँ, क्यों चिंता करती हो? मैंने बताया था ना, मालिक बहुत अच्छे हैं, तू चिंता मत कर। और वैसे भी आज मालिक ने जल्दी बुलाया है मुझे। बल्लू जल्दी जल्दी में महेंद्र के घर चला जाता है। अरे बल्लू, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरी बेटी पूरे 20 साल बाद वापस आ रही है। कौन? सिया मालकिन? हाँ बल्लू,
चल अब जल्दी से मुझे बाजार ले चल, उसके लिए रसगुल्ले लाने हैं, उसे बहुत पसंद है। बल्लू ने सिया को बचपन में ही देखा था और वो भी अब सिया के आने की खबर से बहुत खुश था। और फिर पापा। आ गई मेरी बेटी, कैसी हो? पूरे 20 साल बाद देख रहा हूँ। अरे 10 साल की थी जब तुझे विदेश भेजा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी आपको तब से अब देख रही हूँ और माँ तो मेरे आने से पहले ही चली गई। दोनों बाप बेटी बातें ही कर रहे थे कि पीछे से बल्लू आता है, जिसे देखकर सिया उसे देखती ही रह जाती है। सिया बेटा, इससे मिलो, ये बल्लू है, मेरा सबसे वफादार। अगर ये ना होता तो इतने साल जाने कैसे गुजरते। बल्लू शांता काकी का बल्लू है ना पापा? बिल्कुल सही पहचाना आपने। याददाश्त बहुत तेज है मेरी बेटी की। सिया के लंबे घने बाल, गोरा सा चेहरा और मोरनी सी चाल देख बल्लू उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। वही सिया के दिल का भी यही हाल था, इसलिए वो जितना हो सके बल्लू के साथ समय गुजारने लगी। बल्लू, मुझे आज गांव के तालाब पर जाना है, सुना है बहुत सुंदर है। पापा के पास तो टाइम नहीं है, तुम मुझे लेकर जाओगे ना? जी जरूर, आइए। दोनों चलते चलते आपस में बात करते हैं। सिया से रहा नहीं जाता और वो बल्लू से अपने मन की बात कह देती है। बल्लू, मुझे गलत मत समझना, पर शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? क्या आप क्या कह रही हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आप मेरी मालकिन हैं और मैं नौकर, और फिर मालिक वो कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। और अगर मैंने मना लिया तो मुझसे शादी करोगे? हाँ, लेकिन आप इतने बड़े महल में रहती हैं और मैं छोटे से घर में, आप वहाँ कैसे रहेंगी? वो सब मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस कहो, अगर पापा मान गए तो तुम मुझसे शादी करोगे? बल्लू हामी भर देता है और सिया इसी शाम महेंद्र से बात करती है। लेकिन बेटा, वो तो हमारा नौकर है, और क्या तुमने उसे अपने बारे में सब सच बताया है? नहीं पापा, मैं नहीं चाहती कि मैं बल्लू को खो दूं, और रही मेरे सच की बात तो मैं शादी के बाद उसे पक्का बता दूंगी। दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे सिया से जुड़ी कोई बात है जो वो बल्लू से छुपा रही है। खैर, महेंद्र इस रिश्ते के लिए मान जाता है और सिया के साथ बल्लू की शादी करवा दी जाती है। हाय, मेरे तो भाग ही खुल गए जो मेरे बेटे को ऐसी हूर सी बहू मिली है। काला टीका लगा दूं, कहीं मेरी परी सी बहू को मेरी ही नजर न लग जाए। माँ, तुम भी ना, सिया मालकिन को बहुत देर हो गई है, यूं खड़े खड़े अब उन्हें अंदर तो आने दो। वो तो ठीक है, लेकिन तू अब सिया बेटी को मालकिन क्यों कह रहा है? अब तो वो तेरी बीवी है। बिल्कुल सही कहा आपने माँ जी, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। अब आप ही समझाइए कि ये मुझे मालकिन कहना बंद कर दे। अब मैं इनकी पत्नी हूँ तो मेरा नाम ले, सिया। बिल्कुल। सुन ले बल्लू, अब से तू मेरी बहू को सिया कहेगा, मालकिन नहीं। अच्छा जी, अब आप दोनों एक ही टीम में हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक साथ हैं, तो फिर बात तो माननी ही पड़ेगी। सिया के आने से जैसे शांता के परिवार में खुशियां लौट आई थीं, सिया भी बल्लू के छोटे से घर में आसानी से एडजस्ट कर लेती है और पूरा काम खुद से करती है। माँ जी, ये लीजिए कड़क मसालेदार चाय, विदेशी तड़के के साथ। चाय में तड़का? अरे मतलब दाल में लगाते हैं वैसा वाला तड़का नहीं। देखिए, मैं विदेश से आई हूँ तो वहाँ चाय जरा अलग ढंग से बनाते हैं और हमारे यहाँ अलग, तो मैंने दोनों जगहों के तरीकों को मिक्स करके ये चाय बनाई है। पीकर बताइए कैसी बनी है। बहुत अच्छी, मजा आ गया ये चाय पीकर तो। पर बेटी, तुम काम क्यों कर रही हो? लो बताओ, मैं नहीं करूँगी तो क्या आप करेंगी? ना जी ना, मेरे पापा ने कहा है कि अपनी सास की जमकर सेवा करनी है, तो बस वही कर रही हूँ। सिया और शांति की ये बॉन्डिंग देखकर सबसे ज्यादा खुशी बल्लू को होती है। आप दोनों को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि आप सास बहू हैं, लग रहा है जैसे माँ बेटी हैं। वैसे माँ, तूने सिया को कल के बारे में समझा दिया है ना? अरे दैया, मैं तो भूल ही गई। बेटा, कल ना तुम्हारी मुंह दिखाई है तो गांव की सभी औरतें आएंगी, तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा देखेंगी और भेंट देंगी, तो कल अच्छे से तैयार होना। वो क्या है ना कि मैंने तो पूरे गांव में हल्ला मचा दिया है कि मेरी बहू सबसे सुंदर है, उस परी से भी। परी? माँ जी, ये कौन है? परी हमारी पड़ोस में रहती है, बड़ा गुमान है उसे अपनी खूबसूरती पर। शांता और सिया परी की बातें ही कर रहे थे कि इतने में परी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो मेरी ही बातें हो रही हैं। पर परी सिया को देखती ही रह जाती है। ये तो सच में इतनी खूबसूरत है,
पर कोई मुझसे सुंदर कैसे हो सकता है? जरूर कोई तो गड़बड़ होगी, वरना ये अमीरजादी और इतनी सुंदर लड़की इस बल्लू से शादी क्यों करती? क्या हुआ परी? रह गई ना मेरी बहू की सुंदरता देखकर हैरान? अब पूरे गांव में परी की सुंदरता नहीं, बल्कि मेरी बहू सिया की सुंदरता के चर्चे होंगे। कल मुंह दिखाई है मेरी सिया की, तू भी आ जाना और देख लेना कैसे सब मेरी बहू की तारीफ करते हैं। अगले दिन गांव की सभी औरतें शांता के घर में जमा होती हैं। सिया कमरे में से परी के साथ बाहर आती है। ये परी अंदर कब गई? लगता है मेरी बहू को नजर लगाएगी। अरे परी, तुम अंदर कब गई और ऐसे क्यों घूर रही हो मेरी बहू को? नजर लगाओगी क्या? हटो इधर। परी ये सब सुनकर आग बबूला हो जाती है। इधर सिया बैठ जाती है और गांव की एक महिला उसका घूंघट उठाने के लिए आगे आती है, पर तभी परी सामने रखे टेबल फैन को सिया के बिल्कुल मुंह की तरफ घुमाती है और सिया के घूंघट के साथ उसके लंबे घने बाल भी महिला के हाथ में आ जाते हैं। टकली बहू। अरे शांता, ये क्या? तू तो गला फाड़ के चिल्ला रही थी मेरी बहू बहुत सुंदर है, पर ये तो टकली निकली। अरे उजड़ी फसल ले आई है शांता, दिखी नहीं थी क्या? क्या हुआ शांता काकी? अपनी गंजी बहू देखकर हैरान रह गई ना? अरे मैंने तो आज सुबह ही इसका ये रूप देख लिया था, जब ये कमरे में तैयार हो रही थी। बस फिर क्या था, मैंने भी सोच लिया इसकी हकीकत तो सबके सामने लाकर ही रहूंगी, सो ले आई। अब बोलो कौन सुंदर है, तुम्हारी ये गंजी बहू या मैं? इतना बड़ा धोखा! अब मुझे समझ आया कि तुमने मेरे गरीब बेटे से शादी क्यों की, क्योंकि तुम्हारी जैसी टकली से कोई शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा होगा ना? नहीं माँ जी, मैं आप लोगों को सब बताने ही वाली थी। ये सब एक बीमारी की वजह से हुआ है। उस बीमारी ने मेरे सर से सारे बाल छीन लिए। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे ये बात छुपाई, पर मैं बल्लू से सच में प्यार करती हूँ और उन्हें खोना नहीं चाहती थी। जा जा मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने वाली मनहूस, अब मैं तुझे 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। निकल यहाँ से। शांता घसीटते हुए सिया को बाहर निकालने लगती है। दूर खड़ी परी और बाकी गांव वाली महिलाएं हंस रही थीं। इतने में बल्लू शांता का हाथ पकड़ता है। ये क्या कर रहा है बेटा? इस टकली के साथ रहेगा क्या? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। माँ, ये जैसी भी है मेरी पत्नी है, और क्या हुआ अगर इसके बाल नहीं है? मैं मानता हूँ कि सिया ने मुझसे सच छुपाया, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मुझे धोखा देना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और मुझे खोने से डरती है। मुझे सिया से कोई शिकायत नहीं है। और सिया, तुम्हें आज के बाद ये विग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। तो जैसी हो तुम वैसी ही रहो और इस सब पे ध्यान मत दो। ये तो ऊपरी सुंदरता देखते हैं। पर बल्लू। बस भाभी, आपकी अपने सास के साथ कितनी पड़ती है मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन सिया ये मेरी माँ का कितना ध्यान रखती है मैं जानता हूँ। इतने बड़े घर से होने के बाद भी एक साधारण बहू की तरह मेरा पूरा परिवार संभालती है। मैं सिया के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं है। बल्लू की बात सुनकर शांता को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वही परी बाकी महिलाओं के साथ मुंह टेढ़ा करके चली जाती है। इधर शांता अपनी बहू और बेटे को गले लगा लेती है। सिया बिना विग के रहती है। बल्लू और शांता ने भी उसका ये रूप एक्सेप्ट कर लिया था। सीमा अपनी सहेली के साथ बाजार की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ती है, जहां मनोज खड़ा था। मनोज भी इसी शहर में रहता था। उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिससे वो ठीक ठाक कमाई कर लेता था। या तो ये चाय वाला पागल हो गया है, या फिर बेचारा बड़ा परेशान है। ऐसे क्यों कह रही है? अरे देखना, इतनी गर्मी में चाय बेच रहा है। चाय ले लो चाय, गर्मी का रामबाण उपाय, एक चुस्की अंदर और पूरी गर्मी बाहर। अरे चाय वाले, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारी चाय जादुई ड्रिंक हो रही है, जिसे पीते ही अंदर एसी चल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी चाय बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना, गर्मी गर्मी को मारती है, तो बस इसलिए बोल दिया। बात तो सही कह रहे हो, तो एक काम करो, फटाफट से 2 कप चाय बना दो। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे पीनी है पी, मैं तो इस तपती गर्मी में चाय नहीं पीऊंगी। चुप कर, चाय पी। देख तो सही ये कितना क्यूट है, इसकी स्माइल कितनी अच्छी है यार। लगता है तेरा दिल आ गया चाय वाले पे। मैडम चाय लीजिए, कहाँ खो गई? इसी तरह पहले ही नजर में सीमा को चाय वाला मनोज पसंद आ जाता है। जबकि सीमा एक अच्छे अमीर परिवार से थी।
सीमा जैसे ही घर पहुंचती है। आओ बेटा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। पंडित जी आए हैं तुम्हारे लिए लड़कों की तस्वीरें लेकर। अब जल्दी से इनमें से किसी एक को तुम पसंद कर लो, ताकि तुम्हारे हाथ पीले करके मैं गंगा नहा लूं। नहीं, मैं इनमें से किसी से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है। सीमा प्रभाकर को मनोज के बारे में बताती है। लेकिन बेटा, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। तुम कहाँ महलों में रहने वाली, और जिस हिसाब से तुमने बताया है कि मनोज गरीब है, मुझे नहीं लगता कि उसका घर इतना बड़ा भी होगा कि तुम्हें सोने के लिए गद्दा भी दे दे। तो फिर कैसे रह पाओगी तुम उसके साथ? मैं रह लूंगी, लेकिन शादी करूंगी तो सिर्फ मनोज से। ठीक है, मैं बात करता हूँ। प्रभाकर सीमा की जिद के सामने झुक जाता है और मनोज के घर रिश्ता लेकर जाता है। मनोज का पूरा परिवार इतने अमीर आदमी को अपने घर देखकर चौंक जाता है और फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अरे हमारा तो नसीब है जो इतने बड़े घर की बेटी हमारी बहू बनेगी। मेरे मनोज के तो भाग ही खुल गए। अब तो हमें जरूर बड़ी गाड़ी और बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब आएगा मजा। देखना, मोहल्ले में सब हमें देखकर जल भुन जाएंगे। कुछ ही दिन बाद मनोज और सीमा की शादी करवा दी जाती है। सीमा जब घर आती है, आओ बहू आओ, तुम्हारा स्वागत है। कितनी सुंदर है मेरी बहू तो। इतने में रानो आती है और सुरेखा के कान में कहती है, माँ, मैंने पूरा बैग देख लिया, सिर्फ 10,000 रुपए हैं उसमें तो, और कोई गाड़ी नहीं मिली है। एक हार है बस, और कुछ नहीं लाई भाभी दहेज में। क्या कुछ नहीं लाई है? रुक तू, आ सीमा बेटा, दहेज में कुछ नहीं लाई हो क्या? माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? तू रुक जा, मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ तो बेटा बताओ, गाड़ी नहीं मिली है, पैसा कुछ भी नहीं है। माँ जी, मैं पढ़ी लिखी नए ख्यालातों की लड़की हूँ, और ये दहेज वहेज मैं नहीं मानती। और वैसे भी पिताजी को बिजनेस में अचानक बहुत घाटा हो गया है। अब तो वो बेचारे अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आ जा अंदर। एक और पनौती घर में आ गई। तुझे भी यही मिली थी शादी करने के लिए। अरे मुझे तो लगा था अमीर है, गाड़ी लाएगी, पैसा लाएगी और हमारे बुरे दिन दूर कर देगी, पर नहीं, ये तो उल्टा मनहूस निकली। खाली हाथ ही चली आई महारानी। इस दिन से सुरेखा सीमा का जीना बेहाल कर देती है। उसे पूरा पूरा दिन काम में लगाए रखती है। सीमा बेचारी अपने पापा से कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि ये शादी उसने अपनी मर्जी से की थी। ऊपर से प्रभाकर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी। यूं ही दिन गुजरने लगते हैं। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है? जब देखो तब खाना और सोना। ये बर्तन कौन मांजेगा? तेरा बाप। आज रानो को देखने वाले आ रहे हैं, नाश्ता तैयार करके रखना और सफाई अच्छे से कर। थोड़ी ही देर बाद रानो को देखने लड़के वाले आते हैं। उन्हें रानो पसंद आती है और दोनों की शादी तय हो जाती है। मुबारक हो रानो, अब तुम दुल्हन बनने वाली हो। ठीक है, इस सब की जरूरत नहीं है। क्या ही फायदा वैसे भी। अगर तुम पैसे लाती तो उनसे मेरी शादी कितनी अच्छे से हो सकती थी, पर तुम तो खाली ही हाथ चली आई। अब ये छूट मूट की बधाई मत दो। ये सुनकर बेचारी सीमा का दिल टूट जाता है और वो मायूस हो जाती है। कुछ ही दिन बाद ही रानो की शादी का दिन भी आ जाता है। धूमधाम से रस्में होती है, लेकिन फिर स्टेज पर, अरे बहन जी, आपने रूखी सूखी दावत दी, हमने समझ लिया। कैश नहीं दिया, हमने वो भी समझ लिया। ये फटे पुराने जोड़े में बेटी को दुल्हन बना दिया, हमने ये भी समझ लिया। पर ये क्या दे रही हैं आप? साइकिल? अरे हमारे बेटी की यही औकात है क्या? अरे एक छोटी सी कार ही कर देती। बहन जी, आप तो जानती हैं हमारी हालत। एक छोटी सी चाय की दुकान है, वो भी गर्मियों में उतना नहीं चलती, तो भला कार कहाँ से लाए? आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे बहुत समझ लिया, अब और नहीं। अरे हम समझ रहे हैं, इसी बात का तो आप फायदा उठा रही हैं। अब हमें कार चाहिए, वो भी फॉर्च्यूनर, वरना आपकी बेटी को आप अपने पास ही रखिए, हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। अरे ये आप क्या कह रही हैं? अगर ऐसा हुआ तो हमारी बहुत बदनामी होगी, और फिर कौन करेगा मेरी बहन से शादी? इज्जत है भी क्या आपकी? अब तो ये बात फाइनल है, फॉर्च्यूनर आएगी तभी हम रानो को लेकर जाएंगे, वरना नहीं। दूर खड़ी सीमा ये सब सुन रही थी और उसे अपने साथ हुआ अत्याचार याद आने लगता है कि किस तरह उसकी सास नंद उसे दहेज के लिए सुनाया करती थी, और आज उन्हीं के साथ ये सब हो रहा है। इतने में उसे प्रभाकर का फोन आता है। बेटी, कैसी हो?
आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तू कुछ मायूस लग रही है। क्या हुआ? मुझे बता तो सही। हाँ पिताजी। सीमा तुरंत प्रभाकर को पूरी बात बताती है। उसके साथ जो हुआ वो भी, और अभी जो हो रहा है वो भी। ये सुनकर प्रभाकर बिना कुछ कहे ही फोन काट देता है। इधर कुछ देर के ड्रामे के बाद ललिता और बाराती वापस जाने लगते हैं, पर तभी सामने से दो दो चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर गाड़ियां आती हैं। नमस्कार बहन जी। भाई साहब, आप यहाँ? और ये गाड़ियाँ? हाँ, वो थोड़ी देर पहले मैंने सीमा को फोन किया तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि आपने उसके साथ क्या क्या किया। अरे मेरी बेटी तो भोली थी, जो आपका जुल्म बर्दाश्त करती रही, पर आपने सिर्फ दहेज के लिए उसे इतना टॉर्चर किया। पर कोई बात नहीं, आज जो आपके साथ ये सब हो रहा है ना, ये आपके ही बुरे कर्मों का नतीजा है। मेरी फूल जैसी बच्ची को तिल तिल कर रुलाया है ना। अब देखिए, आपकी अपनी बेटी की बारात वापस लौटने की कगार पर है, पर मैं आपकी तरह स्वार्थी नहीं हूं। ये लीजिए फॉर्च्यूनर, ये रानू के लिए, वो भी मेरी बेटी जैसी है। पर पापा, आपके पास पैसे कहाँ से आए? आपका तो बिजनेस में लॉस हुआ था ना। बेटी, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ पहले जैसा कर लिया है। अब हम उतने ही अमीर हैं जितने पहले थे। और ये दूसरी फॉर्च्यूनर तेरे इन लालची ससुराल वालों के लिए। पर अब तू यहाँ पे नहीं रहेगी। लेकिन पापा जी। बस मनोज, जब मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम खामोश रहे, उस पर जुल्म होते हुए देखते रहे। तो अब मैं अपनी बेटी को इस नर्क में नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें गाड़ी चाहिए थी ना? अरे ये रखो मेरी तरफ से गाड़ी। पर अब मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी। ऐसा मत कहिए भाई साहब। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अरे ये गाड़ी घोड़ा बच्चों से बढ़कर नहीं है। आप हमारी सीमा को कहीं मत ले जाइए। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। हाँ पिताजी, और फिर ये मेरा ससुराल है। माँ जी से गलती हुई, पर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास है। मुझे यहीं रहने दीजिए। हाँ पापा जी, अब से मैं ध्यान रखूंगा कि सीमा खुश रहे, पर आप उसे ना ले जाइए। सभी के कहने पर प्रभाकर भी मान जाता है और सीमा को वही रहने देता है। साथ ही उसे और उसकी नंद रानो को फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट देता है। इसके बाद रानो की अच्छे से शादी हो जाती है और सुरेखा भी सीमा के साथ अच्छे से रहने लगती है।